हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस। पिछले वीडियो में हमने देखा भारत में सिविल सर्विस का उद्भव विकास कैसे हुआ। प्राचीन समय में सिविल सर्विस की अस्तित्व क्या था, मिडिवल पीरियड में क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम क्या था, ये हमने देखा। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने डीएम के पोस्ट का क्रिएशन किया। उसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस ने एसपी के पोस्ट का क्रिएशन किया। 1800 में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया, जिसमें सिविल सर्वेंट कैडेट जो हैं उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जा सके। 1806 में फंड न मिलने की वजह से उसे ब्रिटेन में लंदन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसे हेलीबरी कॉलेज ईस्ट इंडिया कॉलेज कहा जाता था। उसके बाद हमने देखा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बदलाव हुए। ओपन कंपटीशन की बात की गई पर विरोध की वजह से वापस ले लिया गया। 1853 में ओपन कंपटीशन के इस कॉन्सेप्ट को फिर से लाया गया और पैट्रोनेज सिस्टम को ख़त्म किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी रूल ख़त्म हो गया। पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गई। 1861 का हमने देखा। 1870 में क्या सिविल सर्विस में रिफॉर्म हुए। 1878 में लॉर्ड लिटन जो वायसराय था उस टाइम ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लाया। बाद में कांग्रेस की डिमांड थी या अन्य सभी लोगों की डिमांड थी, जिससे डिमांड के बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने 1886-87 में एडचिसन कमेटी बनी थी, जिसने क्या किया, 1878 के लॉ को एबॉलिश कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या रिफॉर्म लिए गए। तो अगर हम बात करें आगे, तो 1893 हाउस ऑफ कॉमन्स रेजोल्यूशन। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, भारत की ही पार्लियामेंट की तरह के भी दो पार्ट हैं, दो अंग हैं। पहला हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा। वहाँ की लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें कहा कि जो एग्ज़ाम है वो साइमल्टेनियस एग्ज़ाम होंगे भारत और लंदन दोनों जगह, यानी पेपर साथ साथ कराए जाएंगे एक ही समय पर, परंतु ये कभी इम्प्लीमेंट हो ना सकता। मतलब एक तरीके से एक बहलाने फुसलाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। 1893 जून 1893 में सबसे पहले ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए। किस पोस्ट के लिए? एसपी के। एसपी पोस्ट के लिए 1893 में एग्जाम हुए। जो 10 टॉप कैंडिडेट थे उन्हें प्रोबेशनरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर नियुक्ति दी गई। एसपी के पोस्ट का क्रिएशन कब हुआ? 1886 में कॉर्नवालिस ने की। और तब जो है पैट्रोनेज सिस्टम से नियुक्तियां होती थी। लेकिन 1893 में पहली बार ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से हुई। 1893 की बात की जाए, 1893 में भारत के महान दार्शनिक विवेकानंद जी शिकागो गए थे और उन्होंने वहाँ पर भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। आगे हम देखें सिविल सर्विस के रिफॉर्म में इस्लिंगटन कमेटी बनती है 1912 में। 1912 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कौन है? यही वो व्यक्ति है जिसके नाम पर दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज है। इसने एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया, इसलिए पब्लिक सर्विस में रिफॉर्म के लिए। ये कमीशन के चेयर कौन थे? तो इस्लिंगटन इस कमेटी के चेयरमैन थे। कमेटी ने 1915 में अपने रिपोर्ट सबमिट किया। कमेटी ने कहा कि जो 25% सीटें हैं हायर पोस्ट की सिविल सर्विस में, उन्हें इंडियंस द्वारा भरी जानी चाहिए। साथ ही साथ उसने सजेस्ट किया कि जो हायर पोस्ट हैं वो उनका एग्जामिनेशन भारत में और इंग्लैंड दोनों जगह कराया जाना चाहिए। यानी कुछ एग्ज़ाम भारत में है और साथ भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी हो। इससे क्या होगा, जो भारतीय हैं उन्हें इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भारत में ही एग्ज़ाम अपना दे देंगे। और ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियंस हैं वे इंग्लैंड में एग्ज़ाम देंगे। लेकिन इसने क्या किया, जो साइमल्टेनियस एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट था, जो डिमांड थी भारत में, उसको एक्सेप्ट नहीं। यानी उनका एग्ज़ाम दोनों जगह कंडक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों जगह साथ ही साथ एग्ज़ाम हो, वो कंडीशन उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आगे देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं क्योंकि इसको लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू ने लाया था 20 अगस्त 1917। आज 20 अगस्त 2022 है, यानी आज से जस्ट 105 साल पहले जो है 20 अगस्त 1917 को अगस्त डिक्लेरेशन आया। और उसमें कहा गया कि जो भारतीय हैं इंडियंस, उनकी संख्या को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीयों की संख्या को शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाएगी। इस डिक्लेरेशन को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, अगस्त डिक्लेरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रियम्बल में भी शामिल किया गया। प्रियम्बल क्या होता है? एक्चुअल में हम जानते हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं समय, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हम एक प्रियम्बल लिखते हैं। प्रियम्बल क्या होता है? एक्चुअल में एक समरी होती है, उस डिटेल नहीं होता है, समरी होता है, और जिसमें कुछ विशेष शब्द केवल रखे जाते हैं। तो ये जो अगस्त डिक्लेरेशन था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रखा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जो है जो बहुत दिनों से पेंडिंग डिमांड थी साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साइमल्टेनियसली एग्जाम कंडक्ट हों भारत में और लंदन में, उसको उसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कि एग्ज़ाम दोनों जगह हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जैसे पास हुआ, उसमें जो इम्पीरियल सर्विस थी, इसका हेड कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट था ऑल इंडिया सर्विस, सेकंड था सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में क्या आते थे? तो सेंट्रल सर्विस में सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस आती थी, ये आज भी है। साथ ही साथ रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस और इम्पीरियल कस्टम सर्विस, ये जो है सेंट्रल सर्विस के पार्ट थे। और साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस क्या थी? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आज है, उस समय इंडियन सिविल सर्विस थी, आईसीएस, और आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एट्सेट्रा होते थे। साथ ही जो सेंट्रल सर्विस थी, तो डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो भी ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस के अलावा सेंट्रल सर्विस थी, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल कौन रखता था? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी। आगे हम देखें, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने क्या किया? जो अपॉइंटमेंट होते थे, जो सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते। लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस होते थे, उसमें जो उनके मेंबर थे, काउंसिल के जो मेंबर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के जो मेंबर होते थे, वे अपॉइंटमेंट करते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ। अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन के ओरिजिन की, तो जो 5 मार्च 1919 को 5 मार्च 1919 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फर्स्ट डिस्पैच आया, उसी में कहा गया था एक परमानेंट ऑफिशियल बॉडी की आवश्यकता है जो इस सिविल सर्विस के रूल को, एग्जामिनेशन को रेगुलेट कर सके, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सके। उन्होंने एक बॉडी की संकल्पना को 5 मार्च 1919 को जो है उन्होंने दिया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाना चाहिए। आगे देखें, ये जो बॉडी की संकल्पना थी, उसकी प्राइमरीली गोल ये था वो रेगुलेशन देखेगा, मतलब जो सिविल सर्विस का जो भी मैटर होगा उसके रेगुलेशन को देखेगा। लेकिन जब वो बना, तो एक्चुअल में वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, तो प्रैक्टिकल शेप में देने के लिए वो बना था कि जो इसका कॉन्सेप्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल शेप में किया जा सके। प्राइमरी गोल उसका रेगुलेशन ही था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसका एक क्लास था सेक्शन 96 सी। एक्ट में कहा गया भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट होगी, जो क्या करेगा? फंक्शन, वो क्या काम करेगा? वो रिक्रूटमेंट और कंट्रोल देखेगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में है, तो जितने भी सिविल सर्वेंट की नियुक्ति होगी उसका कंट्रोल, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को देखेगा, रेगुलेशन को देखेगा, और साथ ही साथ जो रूल बनाने के, जो रिक्रूटमेंट और कंट्रोल के जो रूल बनाए जाएंगे, रूल को बनाने का काम इस कमीशन का नहीं होगा। वो पब्लिक सर्विस कमीशन रूल नहीं बनाएगी, रूल कौन बनाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये कंडीशन आज भी है। यूपीएससी जो करती है वो रिक्रूटमेंट और कंट्रोल का करती है, एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाती है, वो अपना रेगुलेशन करती है, लेकिन एक्चुअल में जो रूल बनता है यूपीएससी में अपॉइंटमेंट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, किसी प्रोसेस के लिए,
वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बनाता था, और आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जिसके चेयर जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है उसके अंडर में यूपीएससी काम करता है। डीओपीटी कहाँ किसके अंडर में काम करता है? तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पीएमओ के अंडर में काम करता है। पीएमओ के हेड कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर। यानी ये कहा जाए जो गवर्नमेंट है आज भी रूल रेगुलेशन आते हैं। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाता है और वो कैंडिडेट को रिकमेंड कर देता है। अब उसके आगे जिम्मेदारी डीओपीटी डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उनकी जिम्मेदारी होती है वो उसे अपॉइंटमेंट देते हैं। यूपीएससी की जिम्मेदारी अपॉइंटमेंट की नहीं है। उसी तरह ये नियम पहले भी था, समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल होते थे वही रूल बनाते थे, केवल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, रिक्रूटमेंट और कंट्रोल की प्रोसेस और रेगुलेशन को देखता था। आगे हम देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ये काफ़ी घोषणाओं के बाद प्रोलॉन्ग कोरेस्पोंडेंस जो वेरियस लेवल पर थे, जो डिफरेंट फंक्शन थे, जो मशीनरी थी, उनके बीच में कोरेस्पोंडेंस हुआ। काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई कि डिसीजन लिया जाए, बनाया जाए एक बॉडी, लेकिन वो डिसीजन फाइनली बन न सका। इसलिए कहा गया कि एक कमीशन और बनाना चाहिए। तो एक रॉयल कमीशन बनाया गया। उसके चेयरमैन कौन थे? तो ली, उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। ली कमीशन बनाया गया। वो क्या था? सुपीरियर सिविल सर्विस इन इंडिया, कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस इन इंडिया, इसके तो ली कमीशन भी कहा जाता है। उसका एक्चुअल नाम क्या था? रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस इन इंडिया। और उसके बाद से उस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद यूपीएससी का गठन। अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, उसने क्या कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, कहा कि अभी उसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा भारत में होगा। ये प्रक्रिया 1922 के बाद शुरू कर दी। यानी जो 1922 से पहले एग्जामिनेशन केवल लंदन में कंडक्ट होते थे, 1922 से भारत में कंडक्ट होने लगे। और ये प्रस्ताव कहाँ आया था सबसे पहले? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। 1922 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुए। एग्जाम कहाँ कंडक्ट हुए? तो सबसे पहले एग्जाम प्रयागराज में कंडक्ट हुए। तो पहले इलाहाबाद कहा जाता था। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, तो एग्ज़ाम दिल्ली में भी कंडक्ट होने शुरू हो गए। एग्जाम प्रयागराज दिल्ली में कंडक्ट हो रहे थे। एग्जामिनेशन था सिविल सर्वेंट की नियुक्ति का ब्रिटेन में या यूरोप में, उसके लिए लंदन में कंटिन्यू रहे। यानी एग्जामिनेशन लंदन में सिविल सर्विस कमीशन के नाम जो करवाती थी, सिविल सर्विस कमीशन लंदन में कंटिन्यू रखी। जो भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन था, बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, वो प्रयागराज और दिल्ली में कंडक्ट करवा रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक बात और कही गई कि 1/3 जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, टोटल रिक्रूटमेंट जो हो रहे हैं, उसके 1/3 पर इंडियन को रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और ये संख्या एनुअली 1.5% बढ़ाना चाहिए, 1.5% पर ईयर बढ़ाते रहना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था। आगे बात करें हम ली कमीशन। ली कमीशन कब बना? 1924 में। जैसा कि हमने देखा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रिकमेंडेशन होने के बावजूद, प्रस्ताव होने के बावजूद एक पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी बन न सकी। इस काम के लिए ली कमीशन बनाया गया। ली कमीशन 1924 में बना और ये जो है उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम थे। वो जो कौन थे? वो लंदन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, फार्मर वाइस चांसलर रह चुके थे। और जब ये कमीशन बना उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। कमीशन की एक बात ये थी, खासियत कह सकते हैं, कि इस कमीशन में जो ब्रिटिश थे और इंडियंस थे जो मेंबर के रूप में थे, उनकी संख्या इक्वल थी। यानी इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिश एंड इक्वल नंबर ऑफ इंडियन मेंबर कमीशन में थे। आगे देखें तो इस कमीशन ने 1924 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इसने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें कहा कि जो स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसकी अवधारणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी, उस कमीशन की स्थापना बिना किसी देरी के तुरंत करनी चाहिए। उस कमीशन को क्या नाम दिया गया था? स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन। और साथ ही साथ इसने कहा कि जो भारतीयकरण है, इंडियनाइजेशन है सिविल सर्विस का, उसे बढ़ाना चाहिए, तेजी उसमें लानी चाहिए। मतलब भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी संख्या को इंक्रीज करना चाहिए।
स्लिंगटन कमेटी की रिपोर्ट 1912 में आई और ली कमीशन की रिपोर्ट 1924 में। इन दोनों रिपोर्ट के एक साथ रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया और फिर प्रस्ताव आया 40% सीटें जो हैं सिविल सर्विस की उनमें ब्रिटिश की नियुक्ति होनी चाहिए, 40% पर इंडियंस की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ 20% जो सीटें हैं वो प्रमोशन से आना चाहिए। इसके प्रमोशन से जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस हैं उन प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट जो हैं उनका प्रमोशन के माध्यम से ये आईसीएस के रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाना चाहिए। इस समय जो आईसीएस का एग्ज़ाम हो रहा था वो उसके जो हेड थे जो कर रहे थे फाइनल अप्रूवल कर रहे थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वो कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और द इरिगेशन ब्रांच ऑफ द सर्विस ऑफ द इंजीनियर, जो इरिगेशन ब्रांच में इंजीनियर होते थे उनकी नियुक्ति का काम जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कंटिन्यू बना रहे। यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी वो केवल रिकमेंड करती थी, उनको अपॉइंटमेंट देना का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। आगे हम देखें तो द रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रांसफर फील्ड कौन कौन से थे। प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय रखे गए हैं, कॉन्करेंट समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची। तो जो राज्य सूची के विषय हुआ करते थे उस समय 2 सूचियाँ हुआ करती थी। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे एक था रिजर्व सब्जेक्ट कौन देखता था, राज्यपाल देखता था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन देखता था, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या क्या दिए गए थे, तो एजुकेशन और सिविल मेडिकल वाले डिपार्टमेंट को दे दिया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और कहा गया कि ये जो है अपना रिक्रूटमेंट खुद कराएंगे, इनमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो आईसीएस का एग्जाम हो रहा था उसमें कहा गया कि ये ली कमीशन में रिकमेंडेशन में था कि जो आईसीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको 15 सालों में चल करके ऐसा करना चाहिए भारतीय और ब्रिटिश की संख्या 50-50 पैरिटी पर आ जाए। यानी 15 सालों में उन्होंने कहा कि भारतीयों की संख्या इतनी बढ़ा देनी चाहिए भारतीय और ब्रिटिशर्स इक्वल अमाउंट में हो जाए, 50-50 पैरिटी स्थापित हो जाए। आगे देखें पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसका सेक्शन 96C था, उसके माध्यम से जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई। लेकिन उसका जो फंक्शन था वो फंक्शन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं था, उसमें बात कही गई थी कि स्थापित किया जाएगा। तो फंक्शन के लिए उसके रेगुलेशन के लिए एक और एक्ट बना जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन रूल 1926 कहा गया। ये रूल फ्रेम किया गया, बनाया गया और सब सेक्शन इसको बना दिया गया 96C का। जो 96C है था इसका सब सेक्शन क्लास 2 बना दिया गया। इसी नियम को क्या था नियम, पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन रूल 1926, इसको बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 96C क्लास 2 का पार्ट बना दिया गया। और इसी के माध्यम से पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया। आगे देखें तो 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। इस कमीशन में एक चेयरमैन 4 मेंबर थे। उस समय जो भारत के जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, उनका नाम था सर रास बारकर। ये सर रास बारकर हैं, ये यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन थे। ये क्या थे पहले, तो ये जो ब्रिटेन नहीं लंदन में होम सिविल सर्विस था यूनाइटेड किंगडम, हाँ ब्रिटेन में है, जो यूके में होम सिविल सर्विस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के जो है ये मेंबर थे। भारत में जब पब्लिक सर्विस कमीशन बना तो फर्स्ट चेयरमैन बने। ऑल इंडिया जो सर्विस थी उस समय 1926 के समय में जो ग्रुप ए की सर्विस थी तो जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस इन 1924 में कहा गया था। जो ऑल इंडिया सर्विस है उसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विस 1924 में कहा गया था। आगे चलें 1934 तक भारत में 7 जो है ऑल इंडिया सर्विस उस टाइम हुआ था। यानी प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और
OAS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। परंतु 1934 तक भारत में 7 ऑल इंडिया सर्विस थी, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंक्लूड था। अगर बात करें 1920 तक, तो इंपीरियल पुलिस सर्विस थी, जो इंडियन पुलिस सर्विस था, वो इंपीरियल पुलिस सर्विस में भारतीयों की नियुक्ति बहुत कम। 1920 में भारतीयों के लिए खोल दिया गया। एक्चुअल में 1920 तक भारतीयों की नियुक्ति ही नहीं होती। तो 20 के पहले भारतीयों की नियुक्ति इंडियन पुलिस सर्विस नहीं होती थी। तो 1920 से पहले अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीयों की नियुक्ति करना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने नियुक्ति ही नहीं की। 1920 से नियुक्ति शुरू की गई और धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया, इंडियनाइजेशन किया गया पुलिस सर्विस का। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, ये बहुत स्लो प्रोसेस से चल रहा था। और इसके लिए जबकि रिकमेंडेशन इस्लिंगटन कमेटी ने भी रिकमेंड किया था, ली कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, उसके बावजूद ये प्रोसेस बहुत स्लो रहा। इतना स्लो रहा कि 1931 तक भारतीय पुलिस सर्विस में केवल 20% इंडियंस थे, यानी जो टोटल पोस्ट था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, एसपी के पोस्ट का, उस पर केवल 20% भारतीय थे और शेष सभी यूरोपियंस थे या ब्रिटिश। आगे देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1935 में बना, लेकिन वो एक्चुअल में इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को वो इफेक्ट में आता है। उसने क्या किया, जो पब्लिक सर्विस कमीशन था 1926 में बना था, उसका नाम हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन से हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो उसका नाम हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है फेडरल के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए सभी प्रोविंस। इसमें भी प्रावधान रखा गया कि हर प्रोविंस अपना एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। साथ ही साथ अगर कोई 2 प्रोविंस या 2 से ज़्यादा प्रोविंस चाहें तो ग्रुप में भी मिलकर के प्रोविंशियल सर्विस बना सकते हैं, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की अवधारणा 1935 में। आगे हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा क्या कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा होते रहेगा, यानी जो वो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक्चुअल में भारत में कभी नहीं बैठता था, यहाँ पर भारत में वायसराय बैठता था। ठीक, कहा कि जो फाइनल अपॉइंटमेंट है सिविल सर्वेंट की, वो सिविल सर्वेंट की जो भी नियुक्ति होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केवल रिक्रूटमेंट का काम करेंगे, अपॉइंटमेंट का काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करेंगे, जो कि आज भी चल रहा है। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाती है और रिकमेंड कर देती है कैंडिडेट को कि फाइनल अपॉइंटमेंट DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो PMO के अंडर में काम करता है वही करता है। आगे देखें जो 1935 का एक्ट है, इसने क्या कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विस है इसमें सैलरी जो है सिविल सर्वेंट की सैलरी को इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग इसमें आ सकें। अट्रैक्टिव सैलरी होने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। उन्नीस तक की बात की जाए तो भारतीय सिविल सर्विस में और भारतीय पुलिस सर्विस में भारतीयों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसका कारण ये नहीं था कि ब्रिटिश भारतीयों को सम्मिलित करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट करना चाहते थे, वो लिबरल मेंटेलिटी को दिखा रहे थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल बात ये थी कि यूरोपियंस मिल ही नहीं थे, जो सुटेबल कैंडिडेट थे वो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि 1939 तक दुनिया में बहुत बदलाव आ चुके थे। इम्पीरियलिस्ट मानसिकता जो है हर देश में का विरोध होने लगा था, इसलिए बहुत सारे ICS जो होते थे, जो DM पोस्ट पर होते थे, जब भारत गुलाम था तो मार दिए जाते थे। इस बहुत और भी सारी वजहें थी। तो यूरोपियंस भारत में आने के लिए इच्छुक कम होने लगे, जिसके वजह से भारतीयों को उन्हें मजबूरी में ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त करना पड़ा। अगर बात करें फॉरेस्ट सर्विस की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में बनाया था। और उसे क्या किया, ऑर्गेनाइज द अफेयर ऑफ द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उसके सारे अफेयर को देखना था, उसके सारे कामकाज को, सारी प्रक्रियाओं को देखना था।
और बाद में जब उसके काम बढ़ गए तो उन्होंने उसे एक सेपरेट सर्विस के रूप में दे दिया और उसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। की कंस्टिट्यूट कब किया गया? 1867 में। तो 1867 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कंस्टिट्यूट किया गया था, जो कि बाद में ये एक ऑल इंडिया सर्विस बन गया। आगे बात करें तो 18 जो फॉरेस्ट सर्विस थी, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस थी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी जैसे आईसीएस की ट्रेनिंग हेलीबरी कॉलेज लंदन में होती थी और ट्रेनिंग 2 साल की होती थी, तो जो फॉरेस्ट सर्विस होती थी, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, उसकी ट्रेनिंग इंग्लैंड में नहीं होती थी, भारत में भी नहीं होती थी। उनकी ट्रेनिंग होती थी फ्रांस में और जर्मनी में। ये ट्रेनिंग कब हुई? 1867 में सर्विस बना और 1867 से 1885 तक इसकी ट्रेनिंग फ्रांस और जर्मनी में हुई। 1885 के बाद 1905 तक ये ट्रेनिंग कूपर हिल्स लंदन में हुआ। उसके बाद फिर 1920 की बात करें तो 1920 में गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए जाएंगे भारत और इंग्लैंड में, यानी भारत और इंग्लैंड दोनों जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे और साथ ही साथ प्रमोशन के माध्यम से जो प्रोविंशियल सर्विस हैं उनके प्रमोशन के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। किसमें? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में। आगे बात करें तो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ऑल इंडिया जो सर्विस का कॉन्सेप्ट था उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। उस समय भारत में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस के तौर पर नहीं था। तो भारत स्वतंत्रता के बाद 1966 में जो है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फिर से गठन किया गया और आज ऑल इंडिया सर्विस के रूप में फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये जो है था भारत में सिविल सर्विस का रिफॉर्म जो चला 1947 तक। अब 1947 के बाद भारत में क्या क्या रिफॉर्म हुए इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम क्या देखेंगे? सिविल सर्विस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में सिविल सर्विस का रिफॉर्म कैसे हुआ, ये प्रक्रिया हमने देखा। ये था स्वतंत्रता के पहले। अब स्वतंत्रता के बाद रिफॉर्म तो इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन रिफॉर्म क्या किए लिए गए ये चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।